Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to MLT Education Point. In this video, today we are going to talk about cell division or a cell cycle and its phases. So let's begin the lecture. Cell division. Cell division, सेल रिप्रोडक्शन और सेल मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है. किससे हो गई? प्री एग्जिस्टिंग और पेरेंट सेल से जब एक न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन. अब सेल डिवीजन में सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है. अब आपको पता है सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डीएनए की फॉर्म में. सो सेल डिवीजन में क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सेल की ग्रोथ हो रही होती है, सेल ग्रो करता है और डिवाइड करता है. सो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस in which a parent cell divides and giving rise to two or more daughter cell. अब क्वेश्चन है why cell divide? सेल क्यों डिवाइड हो रहा है? क्यों एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार एंड सो ऑन सेल डिवाइड हो रहा है? तो इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों डिवाइड हो रहा है? सो लिविंग थिंग्स नीड ग्रोथ. जो हमारी बॉडी है उसे क्या चाहिए? उसने ग्रो होना है, साइज में क्या होना है? उसने इंक्रीज होना है. तो उसके लिए सेल को क्या होना पड़ेगा? डिवाइड होना पड़ेगा. इसी तरीके से अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो इंजरी के बाद जो आपका वोंड है वो हील होता है, यानी कि रिपेयर होता है. तो उस रिपेयरिंग के लिए या हीलिंग के लिए भी क्या होगी? सेल ने डिवाइड करना होगा. नेक्स्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या इन्वॉल्व हैं? गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो कि सेल हैं. अगर मेल की बात करें तो स्पर्म सेल्स हैं और अगर फीमेल की बात करें तो एग है. तो गैमीट की फॉर्मेशन के लिए भी क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है. तो चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो रिपेयर है या चाहे वो रिप्रोडक्शन है, इन सब के लिए क्या रिक्वायर है? सेल की डिवीजन रिक्वायर होती है. तो सेल साइकिल क्या है इसको पहले देखते हैं. सो सेल साइकिल क्या है? एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें सेल क्या करता है? अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है. यानी ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट जिसमें सेल अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को डुप्लीकेट करेगा और सेल के जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी प्रोटीन्स वगैरह या ऑर्गेनेल्स वगैरह उनको क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा और एट लास्ट वो किस में डिवाइड हो जाएगा? टू डॉटर सेल्स के अंदर. तो ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे उसके जीनोम का डुप्लीकेट होना या फिर उसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज करना और एट लास्ट टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाना, तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर होते हैं या अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल. सो सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोज एंड डिवाइड. तो ये जो पीरियड होता है बिटवीन टू सेल डिवीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल. अब हम देखते हैं सेल साइकिल की फेजेस को. तो सेल साइकिल की टू फेजेस होती हैं. एक को हम कहते हैं इंटरफेज और एक को हम कहते हैं एंड फेज. पहले देखते हैं कि इंटरफेज क्या है. सो इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं. अब ये सेल साइकिल जाहिर है इसमें सेल ने डिवाइड होना है, तो इंटरफेज के अंदर भी सेल डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर सेल की एक्चुअल डिवीजन नहीं होती. यहाँ पे सेल डज नॉट डिवाइड. नो एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस इन इंटरफेज. जस्ट यहाँ पर सेल प्रिपेयर होता है फॉर डिवीजन. क्लियर? इंटरफेज के अंदर सेल सिर्फ डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगा, एक्चुअली में डिवाइड नहीं होगा. जबकि जो एम फेज है जिसे माइटोटिक फेज या डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, वहाँ पर सेल की एक्चुअल डिवीजन होती है. सेल एक्चुअली डिवाइड करता है वहाँ पर, यानी कि जो माइटोसिस या मियोसिस होती है वो किस फेज में होगी? एम फेज, यानी कि जो माइटोटिक फेज है, एक्चुअल डिवीजन जहाँ पर होनी है. अब जो एम फेज है ये माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है सेल टाइप के ऊपर कि अगर ह्यूमन सोमैटिक सेल्स हैं यानी बॉडी टाइप सेल्स हैं स्किन या गट के, तो उनके अंदर जो डिवीजन होगी वो थ्रू माइटोसिस होगी. वेयर एज एक्सेप्शन है कि अगर जर्म सेल्स हैं यानी कि गैमीट सेल्स हैं यानी ओवा हो गया, स्पर्म हो गए, तो उनके अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी. नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो इंटरफेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है. यानी सेल साइकिल के अंदर अगर हम देखें
जब सेल डिवाइड हो रहा है तो सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज है वो क्या है, इंटरफेज, जो कि कितना टाइम लेती है, 23 हॉर्स। यानी मोस्टली जो सेल डिवाइड हो रहे होते हैं वो 24 हॉर्स के अंदर सेल डिवाइड होता है एवरी सेल। तो अगर हम इंटरफेज देखें तो इंटरफेज में सेल कितना टाइम लेगा, 23 हॉर्स, जबकि जो एम फेज है, माइटोटिक फेज है, उसमें जस्ट 1 हॉर के अंदर ये कंप्लीट होती है। तो अगर हम परसेंटेज से बात करें तो इंटरफेज सेल साइकिल का कितने परसेंट है, 95%, जबकि जो एम फेज है वो कितना है, जस्ट 5%। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दो फेजेस दिखाई दे रही हैं, इंटरफेज एंड एम फेज और माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज जो होती है वो कॉम्बिनेशन है 3 फेजेस का। एक को हम कहते हैं G1 फेज, एक को हम कहते हैं S फेज और एक को हम कहते हैं G2 फेज। तो ये जो 3 फेजेस हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, इंटरफेज। जबकि जो एम फेज है यानी कि माइटोटिक फेज, ये 3-4 चीज़ों से मिलकर बनी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी कि एम फेज के अंदर दो काम हो रहे हैं, एक हो रहा है कैरियोकाइनेसिस और एक हो रहा है साइटोकाइनेसिस। सो इन सबको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेज को स्टडी करते हैं, जो कि प्रिपरेटरी फेज है और एक लॉन्गेस्ट फेज है, 23 हॉर्स कंप्लीट होने में लेगी, 95% है ये। तो प्रिपरेटरी फेज के अंदर होता क्या है, यानी इंटरफेज के अंदर होगा क्या कि सीरीज ऑफ चेंजेस होंगी किसके अंदर, न्यूली फॉर्म्ड सेल के अंदर और उसके न्यूक्लियस के अंदर, जो कि अगेन जो डिवाइड होगा सेल उसके अंदर क्या होंगी, चेंजेस आएंगी। उसके न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आएंगी वो किस में आएंगी, इंटरफेज के अंदर। सो इंटरफेज के अंदर जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। और अगेन यहाँ पर यही बात रिपीट है कि G1, S और G2 फेज जो है वो कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाते हैं, इंटरफेज। सो इंटरफेज क्या है, इंटरफेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द G1, S एंड G2 फेज। स्टार्ट करते हैं G1 फेज से। सो G1 फेज को फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं एंड फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। अब G1 फेज के अंदर होता क्या है कि सेल जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है, साइज में डबल होगा, वॉल्यूम में ग्रो करेगा, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, यानी सेल इसके अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर होती है G1 फेज के अंदर। सो जब G1 और फर्स्ट गैप फेज में क्या होगा, सेल ग्रो करेगा, फिजिकली लार्जर होगा, उसकी ऑर्गेनेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक लेटर स्टेप्स के लिए रिक्वायर हैं वो सब कहाँ पर सिंथेसाइज होंगे, G1 फेज के अंदर। इसी वजह से जो G1 फेज है वो अगर इंटरफेज की अगर हम बात करें तो वो सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, और इंटरफेज के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो क्या है, G1 फेज। सो G1 फेज 10 हॉर्स में कंप्लीट होती है, तो ये सबसे लॉन्ग फेज है। तो G1 फेज को प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। प्री सिंथेटिक क्यों, क्योंकि G1 फेज के बाद स्टार्ट होती है S फेज। S फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस से पहले वाली प्री सिंथेटिक फेज, तो G1 फेज को प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं और ये लॉन्गेस्ट फेज है अमंग ऑल। सेकेंड इंटरफेज की जो फेज है वो है S फेज। S फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। अब S फेज के अंदर क्या होता है, DNA की सिंथेसिस होती है, DNA की रेप्लिकेशन होती है, या सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन होती है S फेज के अंदर। सो S फेज के अंदर क्या आपने क्या याद रखना है कि सिंथेसिस होगी, एक तो ये DNA की रेप्लिकेशन होगी यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ DNA होगा पर सेल वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करेंगे इन S फेज। नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज को सेकेंड गैप फेज भी बोलते हैं। अब इस फेज के अंदर क्या होता है कि सेल जो है उसकी ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूअस रहती है, वो फर्दर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, ऑर्गेनेल्स को सिंथेसाइज करता है और वो प्रिपेयर करता है खुद को एम फेज के लिए। सो G2 फेज का जब एंड होता है तो क्या स्टार्ट होती है, माइटोटिक फेज, यानी कि एम फेज।
तो इसी वजह से G2 फेज को प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, यानी कि माइटोसिस से पहले वाली फेज प्री माइटोटिक फेज और पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट सिंथेटिक क्यों? क्योंकि ये सिंथेसिस यानी कि एस फेज के बाद आती है, तो इसको हम पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं एम फेज को। सो एम फेज माइटोटिक फेज या इक्वेशनल डिवीजन या फिर फाइनल फेज भी हम इसको बोलते हैं, यानी सेल साइकिल की ये क्या है? फाइनल फेज है। इसमें इक्वेशनल डिवीजन होती है, यानी इक्वल डिवीजन होती है। कैसे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल्स के अंदर और उसकी जो प्रोजेनी सेल्स है यानी कि डॉटर सेल्स के अंदर, यानी जो पेरेंट सेल्स है जो आगे डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेम रहेंगे। अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स के अंदर भी दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पर अगर सोमैटिक सेल्स की अगर हम बात करें, यानी सोमैटिक सेल्स के अंदर सेम है, और अगर हम बात करें गैमीट्स की तो उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब हम एम फेज को अगर देखें तो एम फेज या माइटोटिक फेज के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, तो न्यूक्लियस की डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। एम फेज के अंदर माइटोटिक फेज के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है और कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 स्टेप्स हो रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सेकंड जो माइटोटिक फेज है उसके अंदर हो रही होती है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है डिवीजन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। सो ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे हो रहे होते हैं? एम फेज या फिर माइटोटिक फेज के अंदर। तो आज हमने क्या देखा? सेल साइकिल और उसकी फेजेस को। तो दो फेजेस होती हैं, एक होती है इंटरफेज और एक होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज के अंदर क्या होती हैं? G1, S एंड G2 फेज, जबकि माइटोटिक फेज के अंदर क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एंड देन लास्ट क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.